टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर टॉपिक का नाम है। सुनो आप ध्यान से। मान लो मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, अगर मान लो कि कंडक्टिंग बॉडी है, कैसी बॉडी है? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है बताओ? कंडक्टिंग का मतलब क्या है? कंडक्टिंग का मतलब क्या है? ये बात तो कंडक्टिंग बॉडी की एक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना? और क्या खास बात है उसके अंदर? वो मेटालिक होती है। कंडक्टिंग का मतलब मेटालिक यार। कंडक्टिंग मतलब बोल दूं मैं कंडक्टिंग, तो आप क्या समझोगे? इसका मतलब आप ये समझोगे कि वो मेटालिक है, वो गोल्ड की बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है, सिल्वर की बनी हुई है, मेटालिक है, वो मेटल है मतलब, ठीक है ना? और एक होता है नॉन मेटालिक, नॉन कंडक्टिंग, जैसे लकड़ी होगी। लकड़ी क्या है बताइए? नॉन कंडक्टिंग है। अब सुन लो आप ध्यान से, अगर इसमें अगर आप जो है ना मेटालिक बॉडी अगर कोई है, उसको अगर हम चार्ज देते हैं, जैसे यहाँ पे चार्ज रख दिया, यहाँ पे मतलब प्लस 10 कूलम चार्ज, तो ये चार्ज पूरा का पूरा सरफेस पे फैल जाएगा। कहाँ पे फैल जाता है ये साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा, नेचुरली ऐसा होता है कि चार्ज सारा का सारा सरफेस पे आ जाता है, अंदर चार्ज नहीं जाता, अंदर चार्ज बिल्कुल भी नहीं जाएगा। सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा सारा चार्ज। सारा चार्ज किस पे आ जाएगा? सरफेस पे। ये जरूरी नहीं स्फेरिकल शेप है, कोई भी शेप होचे। ये एक मेटालिक बॉडी जैसे यहाँ चार्ज रख दिया तो कहाँ जाएगा? पूरा का पूरा ये सरफेस पे आ जाएगा पूरा चार्ज। ये खास बात है मेटालिक बॉडी की, कंडक्टिंग बॉडी की। अगर हम उसको चार्ज देंगे तो वो पूरा का पूरा कहाँ पर फैल जाता है? वो सरफेस पे फैल जाता है। ये बात मान गए आप? ये चीज़ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखी गई है। ये चीज़ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखी गई कि अगर मेटालिक बॉडी को चार्ज दिया जाए तो पूरा का पूरा चार्ज अपने आप सरफेस पे जाता है। एक बच्चा बोलता है सर मैं काम करता हूँ, मैं मेटालिक बॉडी इसको इंजेक्शन लगाऊंगा सर, ऐसे ना यहाँ पे ये सुई है सर, इसमें चार्ज भर दिया मैंने, और ये चार्ज भर के सर ये ऐसे करके और इसमें चार्जेज हैं ऐसे, तो जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना हम, तो सर मैंने यहाँ इंजेक्शन लगा दिया, सेंटर में चार्ज छोड़ दिया, ऐसा कर दिया। सेंटर में अगर चार्ज छोड़ेंगे तो भी सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा बताइए? सरफेस पे आ जाएगा। वैसे पहली बात तो ऐसे इंजेक्शन लगाना कोई मतलब पॉसिबल नहीं है, फिर भी किसी ने लगा दिया तो सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा। अगर याद रखिए आप, चार्ज कहीं पर भी दे दो यार इस बॉडी को, अगर चार्ज दे दिया जाए तो सारा चार्ज कहाँ पर आ जाता है? सरफेस पे। एक बेसिक बात है, ये दिमाग में सेट करनी है आपको। समझ आ रही है बात आपको? लिखो इस बात को। व्हेन द चार्ज इज गिवन, व्हेन द चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टिंग बॉडी, व्हेन चार्ज इज गिवन to a conducting body, when charge is given to a conducting body, then it automatically comes on the surface, then it automatically comes on the surface, then it automatically comes on the surface, ऑटोमेटिकली सरफेस पे आ जाएगा। जब भी चार्ज दोगे तो कहाँ पर आ जाएगा? ये सरफेस पे। मैंने आपको एक बात बताई थी, ये बात याद रखना कि अगर ये सारे बेंच अगर लोहे के बने हो, सारे बेंच अगर लोहे के बने हुए हैं सपोज, और सारे एक दूसरे के टच में हैं, और मैं यहाँ चार्ज रख दूँ, काफ़ी सारा चार्ज मैंने यहाँ रख दिया, सबको करंट लग जाएगा। सबको करंट क्यों लगा? क्योंकि सारे मतलब जो है ना चार्ज किस चीज़ के हैं? सारे बेंच किस चीज़ के हैं? मेटल के हैं, तो कंडक्शन होगा ही होगा। चार्ज हर जगह फैलेगा ही फैलेगा, उसको फैलने से कोई रोक नहीं सकता। चार्ज को फैलने से कोई रोक नहीं सकता, फैलेगा ही फैलेगा। अगर लकड़ी है नॉन कंडक्टिंग है, उसमें चार्ज जहाँ पर रखते हैं वहीं पे रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे लकड़ी थी, यहाँ पे चार्ज रख दिया, और ये सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है, मान लो सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है, तो किसी को करंट नहीं लगने वाला। किसी को करंट क्यों नहीं लगने वाला? क्योंकि लकड़ी में चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जा नहीं सकता, एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकता, ठीक है? मैंने आपको एक एग्जाम्पल और भी दिया था कि ये सारी दीवारें मान लो लोहे की बनी हुई हैं। सारी दीवारें किसकी बनी हुई हैं? लोहे की। मैंने यहाँ चार्ज रख दिया, यहाँ पे दिखेगा ही नहीं मुझे, सारा चार्ज ये पूरी सारी दीवारों में फैल जाएगा, सारा चार्ज यहाँ पे सारी दीवारों पे आ जाएगा। और अगर यहाँ पे थर्मोकोल है जैसे, और थर्मोकोल है और मैंने यहाँ थर्मोकोल तो नॉन कंडक्टिंग है, यहाँ मैंने चार्ज रख दिया तो क्या होगा बताइए? यहीं रहेगा वो। मैं 10 दिन बाद आगे देखूँगा तो भी यही मिलेगा मुझे चार्ज, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकता। नॉन कंडक्टिंग चीज़ में चार्ज जहाँ पर रखोगे वहीं पर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना? इस बात को भी नोट करके लिख लो। व्हेन चार्ज इज गिवन टू ए नॉन कंडक्टिंग बॉडी, when charge is given to a non-conducting body, then it remains on the same position, then it remains on the same position where charge is placed, then it remains on the same position where charge is placed.
हाँ जी, अब सुनो अगली बात। देखिए मान लो कि एक सॉलिड स्फीयर है, ये कैसा स्फीयर, एक सॉलिड, लकड़ी का बना हुआ है। सॉलिड का मतलब अंदर से भी मतलब सॉलिड है, ये खाली नहीं है, अंदर से सॉलिड है, लकड़ी का बना हुआ है पूरा, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। इसमें आपने चार्ज ऐसे दे दिया, ये यूनिफॉर्मली फैला दिया चार्ज, ठीक है ना, चार्ज हर जगह फैला हुआ है इस तरीके से। यहाँ पे जो चार्ज है वो पूरे में फैल गया जी, पूरे में फैला हुआ चार्ज। अच्छा ये पूरे में कब फैल सकता है? पूरे वॉल्यूम के अंदर ही फैला हुआ है, पूरे वॉल्यूम में कब फैल सकता है बताइए? जब ये किसी से का बना हुआ हो, नॉन कंडक्टिंग हो। कंडक्टिंग हो तो नहीं फैल सकता, कंडक्टिंग हो तो सरफेस पे आ जाएगा, कंडक्टिंग हो तो कैसा आ जाएगा ये? सरफेस पे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन में अगर जो ट्रेन चलाने वाला बंदा एकदम से ब्रेक लगा दे, क्या कर दे, एकदम से ब्रेक लगा दे, तो पता क्या होगा? एकदम से ब्रेक लगाने से वो एकदम से कभी लगाता नहीं है ब्रेक वैसे ही, क्योंकि मतलब गाड़ी पूरी ट्रेन का ही बैलेंस खराब हो जाएगा। तो इसी यही वजह होती है, कोई ट्रेन के आगे आता तो हालांकि ड्राइवर को पता होता है कि सामने बंदा खड़ा है, सुसाइड कर रहा है, तो भी वो ट्रेन को ब्रेक लगा के नहीं रोकता, क्योंकि रोक दिया तो फिर पीछे वाले सारे डिब्बे हिल जाएंगे, फिर कई लोगों की मौत हो जाएगी, ठीक है ना। वो तो बेचारा मरना ही चाह रहा है, वो तो मरना भी नहीं चाह रहे थे, वो मर जाएंगे सारे के सारे। तो ऐसे केस के अंदर क्या है कि वो रोकता नहीं है, बीच जाने दो। अगर वो एकदम से ब्रेक लगा दे तो पता है क्या होगा? तो फ्रिक्शन होगा, वो टायर जो है ना ऐसे पट्टी के ऊपर ऐसे घिसटेंगे मतलब, और वो रबिंग होगी, रबिंग होने से ना वहाँ पे ना चार्ज, उसमें चार्ज प्रोड्यूस होंगे, तो जो ट्रेन है ना वो पूरी चार्ज हो जाएगी। और पूरी ट्रेन अगर चार्ज हो जाएगी तो वो सारा का सारा जो चार्ज है वो पता है क्या, लेकिन अंदर जो बैठे लोग उनको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि सारा चार्ज पता है कहाँ जाएगा? सरफेस के ऊपर, बाहर जो डिब्बे हैं, लोहे के बने हुए डिब्बे हैं, उनके सरफेस पे आ जाएगा सारा चार्ज, तो अंदर लोगों को कुछ नहीं होएगा, उनको करंट नहीं लगता ऐसे केस में, ठीक है। लेकिन सारा चार्ज कहाँ पर हो जाएगा बताइए? क्योंकि सरफेस के ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो अगली बात, सरफेस भी, आउटर सरफेस। तो कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देंगे ना, जैसे कंडक्टिंग बॉडी है उसको चार्ज दे तो पूरा का पूरा कहाँ पर आएगा? वो सरफेस के ऊपर। और नॉन कंडक्टिंग बॉडी है उसको चार्ज दे तो वहीं रहेगा। तो ये पूरे वॉल्यूम के अंदर है, पहली बात तो मतलब सेंटर में भी है, यहाँ 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 हर जगह रखा हुआ है। तो ये कैसा स्फीयर है बताइए? नॉन कंडक्टिंग है। कैसा स्फीयर है ये वाला? नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग है ये और ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना। क्योंकि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें कंडक्ट अगर सॉलिड होगा तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, तो हमारा जो पर्पस है वही खत्म हो जाएगा, फिर होलो स्फीयर की तरह बिहेवियर हो जाएगा उसका बिहेवियर फिर होलो स्फीयर की तरह हो जाएगा, ठीक है ना, अगर ये कंडक्टिंग लोगे तो। अच्छा अब सुनो, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ध्यान रखिए आप। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है? तो बताएगा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होगा? बिल्कुल सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे चार्ज ले लो तो इसके भी 1 सेंटीमीटर पे अपोजिट पे इक्वल अपोजिट चार्ज होगा। यहाँ 2 सेंटीमीटर पे जितना चार्ज होगा, इधर भी 2 सेंटीमीटर पे उतना ही चार्ज होगा। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे जितना चार्ज होगा, इसके भी अपोजिट में 4 सेंटीमीटर पे उतना ही चार्ज होगा। सारे के सारे चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे। सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर सारे चार्जेस एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर देंगे। तो सेंटर के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो। सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। और ये बात समझ में आपको? सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बायोसिमेट्री। ऐसा बायोसिमेट्री कह सकते हो, ठीक है। बायोसिमेट्री ये बात कही जा सकती है कि सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। लिखो इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर इज ऑलवेज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज ऑलवेज जीरो। अच्छा अब सुन लो, ये जो जगह है ना, इस जगह को बोलते हैं आर इक्वल टू जीरो। इस सरफेस वाली जगह को बोलते हैं आर इक्वल टू कैपिटल आर। क्या बोलते हैं इस जगह को? आर इक्वल टू कैपिटल आर। और बाहर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं बताइए? आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अगर मैं बोल दूं ना आर ग्रेटर देन कैपिटल आर की बात हो रही है, इसका मतलब क्या बाहर वाले पॉइंट की बात हो रही है? मैं ये बोल दूं कि ऐसा पॉइंट है जो कि मतलब सरफेस पे है, तो उसके लिए आर इक्वल टू कैपिटल आर। देखो उसके लिए, देखो मैं कहूँ आर इक्वल टू आर की बात हो रही है, यानी सरफेस की बात हो रही है यहाँ पे। अगर मैं कहूँ आर इक्वल टू जीरो की बात हो रही है तो समझ जाना सेंटर की बात हो रही है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे अंदर की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है? आर लेस देन कैपिटल आर की बात हो रही है। कैपिटल आर क्या इसका रेडियस है? कैपिटल आर क्या बताइए इसका? रेडियस है कैपिटल आर, तो ठीक है ना। मैं बोलूँ आर इक्वल टू जीरो की बात हो रही है, इसका मतलब कहाँ की बात हो रही है? सेंटर की। मैं बोलूँ आर लेस देन कैपिटल आर की बात हो रही है, आउटसाइड। लेस देन कैपिटल आर, इनसाइड की बात हो रही है। और आर इक्वल टू कैपिटल आर का मतलब क्या हुआ? सरफेस की बात हो रही है। और आर ग्रेटर देन कैपिटल आर का मतलब क्या हुआ? आउटसाइड की बात हो रही है। समझ में आ रही है बात आपको? पहले तो यही बात माइंड में सेट कर लो यार। सबसे लास्ट स्टूडेंट आयुष, बताओ आर ग्रेटर देन कैपिटल आर का मतलब क्या है? कैपिटल आर, इसका मतलब क्या है? आप क्या समझे इस बात से?
कहाँ की बात चल रही है? आउटसाइड की बात चल रही है। हाँ जी, आर लेस देन कैपिटल आर कहाँ की बात चल रही है? इनसाइड। हाँ जी, आर इक्वल टू 0 कहाँ की बात चल रही है? आर इक्वल टू 0 सेंटर। हाँ जी आप बताओ, आर इक्वल टू कैपिटल आर कहाँ की बात चल रही है? सरफेस की बात चल रही है, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल टू 0 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखनी है, आर लेस देन कैपिटल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखनी है, आर इक्वल टू कैपिटल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखनी है, और आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखनी है। 4 जगह पे। सुनो आप, सेंटर पे तो 0 ही हो जाएगी, सारी दुनिया को पता है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना। अभी बात करते हैं हम लोग सरफेस पे। सरफेस पे पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगेगा, या फिर होलोस्फीयर के सरफेस पे क्या था बताइए, कोई बताएगा? होलोस्फीयर के सरफेस पे क्या था? क्या था भाई? होलोस्फीयर के के क्यू बाई आर स्क्वायर था, और पॉइंट चार्ज के लिए यही था के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी वही है, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, यही आएगा कैपिटल आर के ऊपर, तो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। वही है, होलोस्फीयर में भी यही था, और पॉइंट चार्ज के लिए भी फॉर्मूला यही था, ठीक है ना। अच्छा अब सुन लो, आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए बताइए क्या हो जाएगी यहाँ पे? के क्यू डिवाइडेड बाई में स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगी। स्मॉल आर क्या चीज़ है बताइए? सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है स्मॉल आर, के क्यू डिवाइडेड बाई में स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगी। अब पता है क्या, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे अब बात हो रही है अंदर की। देखो पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है हमेशा ही, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, लीनियरली बढ़ता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब, के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब। ये देखो कैपिटल आर तो यहाँ पे रेडियस है, कैपिटल आर तो यहाँ पे रेडियस है, स्मॉल आर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, स्मॉल आर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है। के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये आपको लर्न करना है। इसका जो डेरिवेशन आता है वो बोर्ड्स के अंदर भी आता है, गॉस लॉ से होता है, ठीक है ना। इसका जो डेरिवेशन है वो सिर्फ सब्जेक्टिव है, वो मतलब उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है ना, उसे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। हालांकि इसको एक तरीके से और डिराइव किया जा सकता है, वो जो वे है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक बार नॉलेज ले लो आप इन चीज़ों की, हल्का से एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना, आप बस को आपको पता है क्या समझना है कि इसके अंदर जो है ना, मैं इसका बिल्कुल लॉजिकल जवाब दूंगा कि ये वाला जो क्यों आया बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, मतलब जो है ना डीप में थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा आपको उसको, बट फिलहाल तो याद करना है। इसमें सुनो आप, के इंटू में क्यू, क्यू यहाँ पे टोटल चार्ज है पूरे स्फीयर का, पूरे स्फीयर का टोटल चार्ज है, और कैपिटल आर क्या चीज़ है यहाँ पे बताइए? इसका रेडियस है। और स्मॉल आर क्या चीज़ है? स्मॉल आर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है। अब देखो जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा, जैसे जैसे स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल आर जब हो जाएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, फिर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला बन जाएगा। स्मॉल आर की कैपिटल आर पुट करोगे ना तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, फिर इसी से निकल के आ जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है ना। के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है अंदर के लिए। और अंदर जो है ना, सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ता है। लीनियरली क्यों बोला मैंने? क्योंकि आर की पावर 1 है यहाँ पे, देखो स्मॉल आर की पावर 1 है। अगर ये आर की पावर मान लो 2 होता ना यहाँ पे, तो हम लीनियरली नहीं बोलते। आपको मैं एक बात बताता हूँ, देखो यहाँ पे ना एक होता है मैथ्स में आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? y इक्वल टू 3x लिख दिया, x की पावर 1 है यहाँ पे, तो ये कौन सी इक्वेशन है बताइए? लीनियर इक्वेशन है एक, ठीक है ना। या फिर ये बोल दो y इक्वल टू 3x प्लस 4, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। ये बोल दो y इक्वल टू 6x माइनस 8, लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं इसके अंदर स्क्वायर लगा दूँ ना तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब समझ आ रही है बात आपको? अच्छा ये बताओ सर, इसमें इसको लीनियरली क्यों बोलते हैं? ये मतलब ना लीनियर क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि देखो x को डबल करोगे तो y क्या हो जाएगा बताइए? डबल हो जाएगा। x को डबल करने पे y भी डबल, x को 3 गुना करो y भी कितना हो जाएगा? 3 गुना, इसलिए इसको लीनियर बोल रहे हैं हम लोग। लीनियर में ऐसा ही होता है। समझ आ रही है बात आपको? इसके अंदर जैसे कि मान लो इसके सपोज नंबर डबल हो गए, ठीक है ना। इसके नंबर डबल होते ही इसके नंबर भी डबल हो जाते हैं। देखो इसके नंबर आते हैं, मान लो एक बार मान लेते 5, ठीक है ना पेपर में। इसके आते हैं मान लो 50, कितने में से? मान लो 720 में से, ठीक है ना। अब हुआ ये कि सब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसने मेहनत की, 5 से कितने हो गए इसके? 10, इसके कितने हो गए? 100, इसके कितने हो गए? 20, डबल हो गए। इसके भी कितने हो जाएंगे बताइए? 200, डबल हो जाएंगे। इन दोनों में लीनियर रिलेशन है, मतलब लीनियर रिलेशन है दोनों में। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सुनो आप, आर की पावर जो है ना, अगर यहाँ पे 1 है, जैसे आर की पावर 1, तो इसका मतलब लीनियर, यानी हम ये बोल सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर के केस में सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड का लीनियर वेरिएशन होता है, लीनियरली बढ़ रहा होता है। नोट करके लिखो, इन सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस
फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस लीनियरली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज लीनियरली, लीनियरली बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज लीनियरली बढ़ता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आर की पावर 1 होती है इसके अंदर, आर की पावर 1। क्या कह रहे भाई? सेंटर टू सरफेस, सेंटर टू सरफेस। अच्छा सुनो, आप सरफेस से आगे जाओगे तो घटेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा ये। कोई ये कहे ना कि सरफेस के बाद क्या होगा, सरफेस से आगे, सरफेस से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा, और किस तरीके से घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ आ रही बात आपको? लिख लो इस बात को भी। इन सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस फ्रॉम सरफेस टू इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस फ्रॉम सरफेस टू infinity, and it is inversely proportional to r square, and it is inversely proportional to r square. And it is inversely proportional to r square, r square की inversely proportional भी हो जाएगा ये। अच्छा अब सुन लो अगली बात। हाँ स्मॉल आर स्क्वायर के, कैपिटल आर तो नहीं लिख दिया ना, स्मॉल आर की, कैपिटल आर की वैल्यू तो फिक्स है। अच्छा अब सुन लो अगली बात। पेपर में पता क्या क्वेश्चन आता है, मान लो कैपिटल आर तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, कैपिटल आर कितने यहाँ पे 10, आप एक तो कहे 2 सेंटीमीटर और एक कहे 4 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 सेंटीमीटर पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, और 4 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो E2। तो एक बात बताओ, E1 और E2 का रेशो क्या होगा बताइए आप? हाँ भाई कोई कहते कि E1/E2 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी ना यहाँ पे यार। डबल यहाँ से डबल डिस्टेंस चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, डबल। यहाँ से अगर 4-6 सेंटीमीटर चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? अंदर लीनियर वेरिएशन हो रहा है, और यहाँ पे बताइए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आपको ना यार अल्टीमेटली पता क्या 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 याद रखना सॉलिड स्फीयर के बारे में। सुन लो, पहली बात तो सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है तो अंडरस्टूड होगा कि नॉन कंडक्टिंग है। कैसा होगा वो? नॉन कंडक्टिंग, लकड़ी का बना हुआ होगा, सीधी सी बात ये है, लकड़ी का बना हुआ होगा। लकड़ी के ऊपर जहाँ चार्ज देते हैं उतना वहीं रुक जाता है। सबसे मेन बात यही वाली है। दूसरी बात है आपको ये याद करनी है कि इसमें चार्ज हर जगह जैसे वॉल्यूम में फैला ही हुआ है, सेंटर पे 0, ये चारों फॉर्मूले याद करने का आपको, ये चारों की चारों फॉर्मूले पे, और कुछ भी नहीं करना यार इसमें, ठीक है ना। और अगली बात सुन लो, इसके अंदर से ग्राफ, इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा सुन लो, ई वर्सेस आर का ग्राफ। इसके अंदर देखो आप, ई वर्सेस आर का जो ग्राफ बनता है, कोई कहते हैं कि ड्रॉ द ई वर्सेस आर ग्राफ, ई वर्सेस आर। सुन लो कैसे बनेगा, आप ड्रॉ करने की कोशिश करो कैसे बनना चाहिए। देखो सेंटर पे तो 0, यहाँ तो ग्राफ 0 जाएगा, यहाँ पे तो पॉइंट, सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। लीनियरली बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लीनियरली बढ़ेगा इस तरीके से, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऐसे घटेगा ये, R इक्वल टू कैपिटल R, और यहाँ पे आएगा KQ डिवाइड बाई कैपिटल R स्क्वायर। ये ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। इसे ग्राफ याद कर लो यार, KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर। मैं ये पूछने वाला हूँ आपसे फॉर्मूले और ग्राफ 1 मिनट बाद, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? जो बोर्ड पे लिखा उसको पूरा एक्सप्लेन करना, कर दो यार कोई। सुरक्षा भी कर दो।
सर ये एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी है नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। और इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा, जो कि मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर। सेंटर की बात हो रही है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए नेट जीरो हो जाएगा, हाँ, ठीक है। जीरो हो जाएगा। और इसके सरफेस पे आर स्मॉल आर कैपिटल देन सेंटर वाले पॉइंट को आर इक्वल टू जीरो बोलते हैं, इनसाइड वाले पॉइंट का आर लेस देन कैपिटल आर बोलते हैं, और सरफेस पे आर इक्वल टू आर बोलते हैं, और बाहर आर इक्वल टू कैपिटल आर बोलते हैं, बाहर वाली पोजीशन को, ठीक है। और इसका ई वर्सेस अगर आर ग्राफ देखें तो ऐसे करके ऐसे बनता है। बिल्कुल बनेगा, और देख के बता सकते हो आप। और जितना इसका आर होगा अगर वो बढ़ेगा तो उसका डबल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा अंदर की साइड, अंदर की तरफ, अंदर जो है ना, अंदर जैसे सेंटर से सरफेस तक जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ेगा, ठीक है। और बताओ, बस ठीक है, इतना ही बताइए कि फॉर्मूले हैं, बस याद हो गए होंगे यार, ये सारे सब खाते होंगे, तो किसी को डाउट तो होगा नहीं, आसान है बहुत। हाँ जी बताना भाई, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला बताना इसमें बिना देखे। सरफेस पे के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। हाँ जी, आउटसाइड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। सेंटर पे क्या होगा, इनसाइड क्या होगा, इनसाइड के क्यू आर स्मॉल आर बाय आर क्यूब। ठीक। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, इसको माइंड में सेट करने की कोशिश करते हैं एक बार इस कॉन्सेप्ट को। सुन लो, रेडियस इसका मान लो 6 सेंटीमीटर है, चार्ज इसके ऊपर मान लो 18 कूलम चार्ज इसके ऊपर, ठीक है। 36 ले लो यार, चलो कितना चार्ज इस पे, 36 कूलम। आपको ये बताना है एक तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक ये बताना है कि यहाँ से सरफेस से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, P2 पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बताओ। एक इस P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, P1 पे बताओ सेंटर से 2 सेंटीमीटर पे, और सरफेस से 2 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक बताओ। ये चार्ज थोड़े से बना लो, बस इतना ज़्यादा भरने की क्या जरूरत है, फिर क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। बस एक दो और बना लो, बस थोड़ी खाली ना दिखे। 6 मीटर है यार, 6 मीटर कर लो यार, मीटर में चलने दो सब कुछ, मीटर में चलने दो। गुड। सिंपल है यार, ये फॉर्मूला लगाना था। देखो अंदर के लिए फॉर्मूला लगा है, अंदर के लिए बताइए क्या हो जाएगा, के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, के की टर्म्स में ही करना है। के क्यू की वैल्यू कितनी है 36, स्मॉल आर कितना है 2, और कैपिटल आर कितना है 6 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये सोल्व कर लो यहाँ पे, के इंटू 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई में 6 इंटू 6 इंटू 6, तो कैंसिल हो गया 3, कितना आंसर आएगा इसका, के बाई 3 आंसर आ गया। EP2 की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे, EP2 की वैल्यू बताइए, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर आएगा इसमें, बाहर के लिए तो बाहर के लिए तो फॉर्मूला यही लगेगा ना इसमें। बताओ क्या करोगे आप, यहाँ पे के की वैल्यू तो के होगी, क्यू की वैल्यू 36, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस देखनी है,
सरफेस से मत देखना आप, सेंटर से देखना है। 8 आएगा यहाँ पे, तो 8 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा k इंटू 36 अपॉन में 8 इंटू 8। क्या आंसर आएगा बताइए इसका? 9k बाई 16, ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब सुन लो अगला डिस्कशन। आप एक क्वेश्चन करके दिखाना मुझे कि ये बताओ कि यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस में, इसी क्वेश्चन में ये आपको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ से 2 मीटर या फिर 4 मीटर कर लो यार, यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, 4 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से x डिस्टेंस पे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये P2 पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना P1 पे और P2 पे सेम है। x की वैल्यू बताओ, फाइंड x। सरफेस है डिस्टेंस x है, यहाँ पे सरफेस है डिस्टेंस कितने रखी है x, फाइंड x। करिए आप इसको करके दिखाओ, फाइंड x इफ इलेक्ट्रिक फील्ड P1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड P2। करिए आप। हाँ जी, सॉल्व करो, सोचना नहीं है, बीच बीच में सोचना शुरू कर देते हो आप। फॉर्मूला लगाओ P1 के लिए और फिर P2 के लिए फॉर्मूला लगा दो, इक्वेट कर दो उनको, आंसर हो जाएगा। गुड। कितने हो गए? 3 बच्चों से 4, 5। सुनो यार, सिंपल है। EP1 के लिखो क्या आएगा, KQ, Q की वैल्यू 36, स्मॉल r 4 बाई R क्यूब, R क्यूब की वैल्यू 6 इंटू 6 इंटू 6। EP2 यहाँ लिखना है यार, तो क्या लिखोगे बार के लिए, K इंटू 36 बाई में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल रेडियस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 6, यहाँ से यहाँ तक x, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 + x का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। K से K गया, 36 से 36 गया, तो क्या आंसर आएगा बताइए यहाँ पे आ गया। उसके बाद दोनों तरफ नोट कर दो, सही बात कह रहे हो। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई में 6√6 आएगा, ये 6√6। इस तरफ नोट करोगे और इस तरफ भी नोट करो, 1 बाई में 6 + x आएगा। इसको इधर ले जाओ, 12 + 2x इक्वल टू 6√6x, ये आ जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 6√6 - 12, और x की वैल्यू कितनी आएगी 6√6 - 12 डिवाइड बाई 2। कितना आंसर आएगा 3√3 माइनस में 6, ये आंसर है इसका, 3√3 - 6। बात समझ में आ गई होगी आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? वैसे जो है ना यहाँ पे ये वाली चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाएगी, ये वाली जो डिस्टेंस है, क्योंकि ना देखो 3 इंटू √3 करना, एक बार सोल्व करना है इसको। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। 1.732 से अगर 3 को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाली वैल्यू 6 से छोटी आएगी, 6 छोटी आ जाएगी, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। नेगेटिव का मतलब पॉसिबल नहीं है सर,
इसका आंसर वैसे नॉट पॉसिबल है क्योंकि नेगेटिव में आंसर आ रहा है, तो नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर जो है ना, यहाँ पर आपको यही लिखना है इस केस के अंदर कि नॉट पॉसिबल। नहीं गलत कर दिया, रुको पॉसिबल है, रुको ये कैंसिल करने में दिक्कत कर दी मैंने। 3√6 आएगा, अगर आता 3√3 तो नॉट पॉसिबल आता, अब पॉजिटिव आएगा, पॉसिबल तो होना चाहिए, मुझे लग रहा था 3√6 माइनस, अब सोल्व करोगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। 3√6 माइनस 6 इसको कैंसिल करने में दिक्कत कर देती हमने, ठीक है ना। 3√6 माइनस 6 कितनों का सही था ये वाला? ओके ठीक है, ये था सॉलिड स्फीयर के बारे में, ठीक है ना।